हाँ ऑन कर दिए, ऑन हो गया, अच्छा। सी इन यस्टरडेज क्लास वी स्टडीड व्हाट इलेक्ट्रिक करंट इज, तो वहीं से फिर आज कहानी आगे बढ़ाते हैं। व्हाट वाज इलेक्ट्रिक करंट? The rate of flow of charge, yeah, electrons. So remember, electric current is not only flow of electrons, it is the rate of flow of electrons. मतलब कितने टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स वायर में से भागते हैं, एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स वायर में से भागते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है? चार्ज अपॉन टाइम, charge upon time. And what is the SI unit of electric current? Ampere. In the honor of the scientist Andre Marie Ampere. And the SI unit of charge is Coulomb. In the honor of Charles Augustine de Coulomb. And SI unit of time is seconds. ये हम पढ़ चुके हैं। और फिर हमसे पूछा जाता है डिफाइन 1 एम्पियर, है ना? तो हम यहाँ 1 लगा देते हैं, यहाँ 1 लगा देते हैं और यहाँ 1 लगा देते हैं, और फिर हम बोलते हैं, हाँ वेरी गुड, when 1 coulomb of charge passes through the ammeter in 1 second, the current is called 1 ampere. समझ गए? इसका मतलब क्या है? अगर किसी को 1 coulomb का मीनिंग नहीं मालूम समझो, तो हम लिखेंगे 1 एम्पियर। ये जो सेकंड डेफिनेशन में लिख रहा है ये एग्जाम में कोई नहीं लिखता, बट करेक्ट है ये। 1 कूलम यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 625 into 10 raised to power 16 इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टाइम का ऐसा यूनिट 1 सेकेंड। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इफ 625 into 10 raised to power 16 electrons pass through the ammeter in 1 second, then the current will be 1 ampere. समझ गए? जब इतने करोड़ इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में भाग जाते हैं एमीटर में से, तो हम कहते हैं करंट 1 एम्पियर हो चुका। अगर इससे 2 गुना ज्यादा इलेक्ट्रॉन भाग गए तो 1 सेकंड में, क्या 1 सेकंड में मैक्सिमम इतने ही इलेक्ट्रॉन भाग सकते हैं एमीटर में से, या इससे ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन भाग सकते हैं? तो भाग सकते हैं। क्या इससे 2 टाइम ज्यादा इलेक्ट्रॉन भाग सकते हैं? यस। तो अगर किसी एमीटर में से, एमीटर याद है ना, बना लेता हूँ इस बार, आज थोड़ा छोटा डायग्राम बनाता हूँ। हाँ, तो दिस इज Panasonic, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। हाँ तो आज कटिंग बनाया ना मैंने, बैटरी चेंज हो गई, कल वाली खराब हो गई। अच्छा सुनो, तो एमीटर कहाँ लगाया जाता है? ये एमीटर लगा दीजिए, ए एमीटर में मैंने ए लिख दिया। और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव पे जो वायर जोड़ा जाएगा, उसी वायर का दूसरा किनारा कहाँ जोड़ा जाएगा? एमीटर के पॉजिटिव वाले स्क्रू पर। एमीटर में 2 स्क्रूज होते हैं, एक पॉजिटिव वाला स्क्रू और एक नेगेटिव वाला स्क्रू। तो नेगेटिव वाले स्क्रू पे एक वायर जोड़ो और वो वायर लाके बैटरी के नेगेटिव से जोड़ो। कनेक्शन समझ गए? अब आगे की कहानी, अगर एमीटर में से 625 into 10 raised to power 16 इलेक्ट्रॉन्स भाग जाते हैं 1 सेकंड में, तो हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट भाग गया एमीटर में से। लेकिन अगर बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज फोकस हियर, मतलब डू कॉन्सेंट्रेट हियर, कैमरा वाला फोकस नहीं, तो आपका फोकस ध्यान दो इधर। अगर 625 into 10 raised to power 16 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में एमीटर में से भाग जाते हैं फटाफट 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 1 सेकंड में, तो हम बोलते कितना करंट भाग गया? 1 एम्पियर करंट, है ना? और ये इतने इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? 1 कूलम इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम इलेक्ट्रॉन। कंफ्यूज मत होना, जहाँ कंफ्यूजन लगे वहाँ पूछना। हाँ
हाँ बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, सही है। तो आपने बोले पॉजिटिव ये वायर जोड़े ना हमने, इसके पॉजिटिव से वायर जोड़े हमने यहाँ पर, ये रिपेल नहीं करेंगे, ये तो वायर्स है जोड़े हुए। हाँ अब सुनो ध्यान से बॉयज एंड गर्ल्स, अगर ये इतने करोड़ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, 1 कूलम इलेक्ट्रॉन। अगर 1 सेकंड में 1 कूलम इलेक्ट्रॉन भाग दे तो करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। 2 कूलम इलेक्ट्रॉन भाग दे तो 2 एम्पियर। 3 कूलम इलेक्ट्रॉन भाग दे तो 3 एम्पियर। अब बताओ कितने एम्पियर करंट भागेगा इसमें, 5 एम्पियर। इससे 5 टाइम्स, ये 1 कूलम है, इससे 5 टाइम्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे 1 सेकंड में, तो हम बोलेंगे 5 एम्पियर करंट है। अगर इससे 100 टाइम्स इससे 100 टाइम्स इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे फटाफट 1 सेकंड में, तो हम बोलेंगे 100 एम्पियर करंट भाग गया। मीनिंग समझ रहे हो? तो जल्दी जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भाग जाएंगे एमीटर में से, हम कहेंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है एमीटर में से। समझ में आती है बात हर्षिता, समझ गए? हाँ उसके बाद तो ये कहानी समझ में आई ना 1 एम्पियर की। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through the ammeter in 1 second, the current flowing through the current will be called 1 ampere। अब उसके बाद दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, रेजिस्टेंस। आज का नया कॉन्सेप्ट है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं रुकावट, अड़थड़ा, अड़चन, हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स, है ना, बाधा, रुकावट। तो अब ये ध्यान से समझो, मेटेलिक वायर में ढेर सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पूछो क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं इनको, बोलो आप बोलो, व्हाई दीस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, क्योंकि वो ऑर्बिट से निकल जाते हैं, वो ऑर्बिट में गोल नहीं घूमते, वो न्यूक्लियस के चक्कर नहीं काटते, वो स्वतंत्र हो गए। दैट्स व्हाई दीस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने बैटरी से वायर के 2 किनारियों को जोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या रहता, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जब नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये यहाँ से एरो देखो मैं बना रहा हूँ ऐसा, सभी इलेक्ट्रॉन्स एक ही दिशा में जा रहे हैं, सबकी दिशा एक है, सबका मकसद एक है, सबका एम एक है। किधर जाना चाहते हैं सब, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना चाहते हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स वांट टू गो टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। व्हाई? बिकॉज़ वी नो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कौन सा रहता, नेगेटिव, एंड these negatively charged electrons are attracted by the positive terminal of the battery। अब आप पूछेंगे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यानी क्या होता है, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब रहता है कि यहाँ बैटरी के अंदर में बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस जमा है, बैटरी के यहाँ बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस जमा है। और नेगेटिव टर्मिनल यानी बैटरी में यहाँ बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस जमा है। पूछो सर ये पॉजिटिव नेगेटिव आजू बाजू में है तो कैंसिल वहीं क्यों नहीं हो जाते, आता है क्वेश्चन मन में। तो अगर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हम पढ़े चैप्टर 1, बताओ ये रिएक्शन क्या होंगी, Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu, है ना, पढ़ चुके हैं अपन एक जमाने में। दिस इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड अब इस रिएक्शन में बताओ क्या होगा, Cu प्लस FeSO4, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। तो इलेक्ट्रॉन्स में भी इधर रिवर्स जाना पॉसिबल नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकले, ये पॉजिटिव आयंस है और उनके डोनेट किए हुए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आके जमा हो गए, वो एटम में वापस नहीं जा सकते। अब वैसे आपसे ये कोई पूछेगा नहीं कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव क्यों बोलते हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव क्यों बोलते हैं, ऐसा कोई नहीं पूछेगा आपको, एग्जाम में भी नहीं पूछेंगे और समाज में भी कोई इंसान आपसे नहीं पूछेगा। तो सुनो यहाँ तक की कहानी, अब ध्यान से समझो। ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ तक समझ गए, इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। और करंट का मतलब क्या होता है, वो तो डेफिनेशन बोलोगे आप, मुझे मालूम है, द रेट ऑफ फ्लो ऐसा बोलोगे आप। नहीं, हिंदी में करंट का मीनिंग क्या होता है, करंट का मतलब हिंदी में झटका,
बिजली जो कल तो समझाया था, हिंदी में करंट का मतलब होता है चलने वाली चीज। जिस देश में जो पैसा चलता है उसको उस देश की करेंसी कहते हैं, है ना। न्यूज जो चल रही है आजकल न्यूज चैनल्स पर, उसको करंट न्यूज कहते हैं। तो करंट का मतलब होता है चलने वाली चीज। तो हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन करंट भी बोल दिए तो भी चलता है, इलेक्ट्रिक करंट की जगह इलेक्ट्रॉन करंट भी बोले तो भी चलता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन करंट है। और इलेक्ट्रॉन करंट किधर से किधर जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो अब एग्जाम में अगर पूछा जाए व्हाट इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस के टॉपिक की तरफ आता हूं थोड़ा घूम के। व्हाट इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, शॉर्टकट में कोड लैंग्वेज में लिखेंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो करंट है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं किधर से किधर चल रहे हैं, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव उनको अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। बात समझ रहे हो। लेकिन साइंटिस्ट लोग भी इंसान होते हैं, उनसे भी गलती होती है। और एम्पियर एक साइंटिस्ट था जिसके नाम से इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट है, एम्पियर से भी एक गलती होगी। एम्पियर ने कहा द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। और उस जमाने में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उतना ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ था। अगर यहां तक समझ में आ गया, तो एम्पियर ने क्या कहा था, इसके बारे में और गहराई है लेकिन मैं सोचा आपका दिमाग नहीं खराब करना। तो एम्पियर ने क्या कहा, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टू नेगेटिव बोला किसने, एम्पियर ने। लेकिन एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन साइंटिस्ट लोग जो बोल देते हैं वही बात बन जाती है ना। जैसे अंगूठी बोलते हैं लोग, अंगूठे में नहीं पहनते, मराठी में बोलते हैं पायात जोड़ा घाल, पैर में जूता पहन बोलते हैं, पैर में जूता पहनते कि जूते में पैर पहनते, है ना। पैर में जूता पहनते, पैर में गड्ढा करके जूता, जूते में पैर पहनते हैं ना, लेकिन उल्टा बोलते। तो ये साइंटिस्ट ने भी उल्टा बोल दिया था। क्या बोला, बोले इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम, एम्पियर ने क्या बोला, एम्पियर ने बोला करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, ऐसा बोला। और फिर क्या हो गया, उस जमाने में और कोई साइंटिस्ट था नहीं जो इस एम्पियर को टक्कर दे सके। तो फिर क्या हुआ, फिर पूरे साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि ठीक है पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। उसके बाद में एक दूसरा साइंटिस्ट आया, हेनरी H.A. लॉरेंस, हेनरी आर्थर लॉरेंस, नाम याद मत रखो, बुक में नहीं आया। उसने बताया कि भैया बोले वायर में पॉजिटिव चार्जेस नहीं भागते, बोले पॉजिटिव चार्जेस तो भारी भारी रहते, बोले बहुत पॉजिटिव चार्जेस म्हणजे काय, या तो पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन, और इतनी भारी चीज भाग नहीं सकती। और अगर भागती थी तो लाइन चालू करते, बटन चालू करते तो आधा घंटा बाद देर बाद लाइट चालू होता, क्यों, और पॉजिटिव चार्ज को भागने में बहुत टाइम लगता था। और इलेक्ट्रॉन क्या है, तो बहुत हल्के होते हैं, लाइट ऐसे बटन दबाओ तो टुक से लाइट चालू हो जाता है, इतना फास्ट होता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन भागते होंगे, तो वो साइंटिस्ट ने बताया। लेकिन आज भी अगर एग्जाम में हमको पूछा जाए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और अगर आप सत्यवादी बनना चाहते हो और आप लिखते हो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो टीचर आपको मुर्गा बनाएंगी और अंडे खुद देंगे। हाँ, मुर्गा अंडा नहीं देगा, हाँ नहीं, टीचर क्वेश्चन पेपर में अंडा देंगी ना गोल गोल बना के, आपको मुर्गा बनाएंगी लेकिन अंडा मैम देंगी गोल गोल। अच्छा मजाक कर रहा हूँ, सुनो। तो अगर एग्जाम में व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, कन्वेंशनल, तो क्या लिखोगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये कभी कभी आता है असर्शन एंड रीजनिंग के लिए। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वेंशनल डायरेक्शन है। कन्वेंशनल का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कन्वेंशन, ट्रेडिशन, परंपरा। तो परंपरा से आज भी परंपरा चल रही है, कोई साइंटिस्ट इस परंपरा को तोड़ नहीं रहा है।
आज भी बड़े से बड़े साइंटिस्ट से पूछो कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो बड़े से बड़ा साइंटिस्ट बोलता है इलेक्ट्रिक करंट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और वो साइंटिस्ट से पूछो तुमको समझता नहीं क्या बोलना, तुमको मालूम नहीं, क्यों बोलेगा मेरे को मालूम है, लेकिन एम्पियर भैया ने बोले थे तो हमको भी वही बोलना पड़ता। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा मेरी बातों में? सर तो फॉलो कौन सा करना है? हाँ वही तो बोल रहा, एग्जाम में अगर एक्चुअल डायरेक्शन पूछा तो नेगेटिव टू पॉजिटिव बोलना, और कन्वेंशनल पूछा तो पॉजिटिव टू नेगेटिव बोलना। एक्चुअल नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर दोनों ही वर्ड नहीं है और कन्वेंशनल पॉजिटिव टू नेगेटिव, इन दोनों के अलावा कोई वर्ड आ ही नहीं सकता। नहीं, अच्छा डायरेक्शन भी आता है आपको, ये डायग्राम बनाने के लिए आती है, और करंट का डायरेक्शन शो करने के लिए आता है। तो करंट का डायरेक्शन शो करना है तो ये देखो, ये बैटरी है, ये बैटरी है, ये एमीटर है ए, और ये बैटरी का क्या है प्लस पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का क्या है नेगेटिव टर्मिनल। बॉयज एंड गर्ल्स इकडे लक्ष द्या, बैटरी का ये क्या है पॉजिटिव टर्मिनल, और ये क्या है नेगेटिव टर्मिनल। अब करंट का एरो कैसा देना है हमको, ये ऐसा पॉजिटिव से एरो घूम के किधर जाएगा नेगेटिव की तरफ। अब ऐसे 5-5 6 एरोस देना जरूरी है, एक और दो ऐसे 1-2 एरोस दे देना चलता है। आप आपकी मर्जी देखो 10-20 दे दो, बल्कि आपको कुछ आ रहा है एग्जाम में तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव एरो देना। अगर आपने नेगेटिव टू पॉजिटिव एरो दे दिए तो आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा डायग्राम में से, ठीक है। चलो अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो जब वायर में से इलेक्ट्रॉन भागते रहते हैं, जब वायर में इलेक्ट्रॉन भागते रहते, तो ये वायर कैसे बना हुआ है कॉपर से, है ना, हमने कल पढ़ा था ये कॉपर वायर है, ये है ना। तो कॉपर वायर है तो काय के एटम्स होंगे इसमें, कॉपर के एटम्स होंगे। तो कॉपर के एटम्स कैसे रहते हैं, गोल रहते हैं, और एटम्स में क्या रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, एटम में के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, एटम के ऑर्बिट में के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, एटम के ऑर्बिट में के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। तो जब ये भागने वाले इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स से टकरा जाते हैं, तो ये जो भागने वाला करंट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्लो होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी स्पीड में कमी आ जाती है। द स्पीड डिक्रीजेस ड्यू टू कोलिजन, टक्कर बिटवीन द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स एंड द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। इनको ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बोलूं तो चलेगा क्या? ये ऑर्बिट में जो गोल गोल घूम रहे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या नाम दे रहा मैं, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स का तो काम गोल गोल घूमते रहना है, और ये फ्लो इलेक्ट्रॉन, इनको पूछा जाए तुम कहाँ जा रहे हैं, तो बोले मेला लगा है, अट्रैक्शन है, हम वहां जा रहे हैं। बोले कौन सा अट्रैक्शन है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना है। सब भाग रहे हैं, और सब भागते भागते ये इलेक्ट्रॉन्स भी आपस में टकराते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, सब जो भाग रहे हैं एक साथ सब भागने लग जाते हैं। तो ये पतली गली में से इतने सारे इलेक्ट्रॉन भाग रहे, तो वो इलेक्ट्रॉन भी आपस में टकरा जाते हैं, प्लस ये ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे उससे भी भागने वाले इलेक्ट्रॉन की और इनकी टक्कर हो जाती है। देयर आर कोलिजन्स बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, नहीं समझा तो पूछो। हाँ, डायग्राम में डिफरेंस नहीं है, ये मोटा करके वायर बनाया हमने, वायर के अंदर का दिख रहा है हमको कि वायर के अंदर एटम्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, और ये वायर बारीक वायर है, इसके अंदर का नहीं देख रहे हैं, ये जूम करके बनाया हमने एरो। हाँ, तो यहाँ हम इलेक्ट्रॉन्स का एरो दे रहे हैं ना, यहाँ हमने करंट का कन्वेंशनल एरो दिया, ये एक्चुअल डायरेक्शन है। ये जो एरो दिया ना मैंने, ये एक्चुअल डायरेक्शन वाला एरो है, एक्चुअल वाला, और यहाँ जो दिया वो कन्वेंशनल वाला है। तो एग्जाम में डायग्राम बनाएंगे तो कन्वेंशनल वाला लिखेंगे, लेकिन वायर में फ्लो एक्चुअली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो रहे। अगर कुछ नहीं समझता है तो आपको पूछना है। हाँ, वेरी गुड। अगर एक्चुअल और कन्वेंशनल कुछ ही नहीं दिया और हमको बस एरो बनाना है तो कन्वेंशनल बनाना पड़ेगा, हमेशा हमेशा कन्वेंशनल। एक्चुअल का काम कभी नहीं पड़ता। फ्लो बताना है तो भी कन्वेंशनल ही बताना पड़ेगा।
सिर्फ अभी मैं ये इसलिए बता रहा कि ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ भाग रहे, तो इनके भागते भागते क्या होता कि इलेक्ट्रॉन जब भाग रहे तो इनकी जो भगदड़ मच जा रही है इलेक्ट्रॉन्स के आपस में, इस भगदड़ में ये आपस में टकराते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर हो जाते हैं। अभी क्लास की छुट्टी होगी और एक ही दरवाजा खुलेगा और आपके पेरेंट्स आ जाएंगे, मैं लेट छुट्टी दूंगा, एक साथ सब भागना चाहेंगे उधर, क्या होगा? ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर होता तो भीड़ हो जाती थी, वहां आपस में धक्का मुक्की होती थी। वैसे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ भाग रहे, पॉजिटिव की तरफ जाना चाह रहे, तो उनमें आपस में टक्कर होती है। और ये ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन भी उसके बीच बीच में आते हैं। ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? ऑर्बिट में घूम रहे हैं। और ये भागने वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? भाग रहा है। भागने वाला इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट वाले से टकरा जाता, और इस चक्कर में क्या होता मालूम है? ध्यान से, भागने वाला इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में फंस जाता है और वो घूमना चालू कर देता है, और ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन निकल के वो भाग जाता है। बात समझ गए? मीनिंग समझे? तो भागने वाला इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन से टकराया तो भागने वाला ऑर्बिट में घूमने लग जाता और ऑर्बिट वाला भाग के आगे निकल जाता, और ऐसा बहुत जगह होता बार बार। अच्छा, एक बात और याद रखो, जो भागने वाला था उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी। समझती? वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी समझती है? जो भागने वाला इलेक्ट्रॉन था उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, और ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन था उससे टकराया। यहां बना रहा हूं बड़ा डायग्राम। देखो देखो, आप अगर नहीं समझा कुछ और आप पूछ नहीं रहे हो तो इसमें मेरी गलती नहीं रहेगी, पूछना है ना? और ये नहीं है कि वीडियो बन रहा है तो हमको शांत रहना है, नहीं सर की रिकॉर्डिंग हो रही, बिल्कुल नहीं, आपको पूछना है। सी, ये क्या है? ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन घूम रहे, समझो अभी के 3-4 बना दिया मैंने, और इधर से एक भागने वाला इलेक्ट्रॉन आया, ये भागते भागते आया और यहां टकराया, तो उससे क्या होगा? एक काम करते हैं, इधर से, इधर वाला आया, इधर से एक इलेक्ट्रॉन आया भागने वाला, इससे टकराया, तो ये जितनी काइनेटिक एनर्जी से भाग रहा था, आपको पता है एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है? किसी को पता है? 9 पास है सब? जूल। हाँ, वेरी गुड। इसकी काइनेटिक एनर्जी समझो अगर 20 जूल है, कितने जूल है? 20 जूल। तो 20 जूल की फास्ट काइनेटिक एनर्जी से यह आया, ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन से टकराया, ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन उखड़ के भाग जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में फंस जाएगा। लेकिन ये जो ऑर्बिट में से उखड़ के जो इलेक्ट्रॉन भागा, इसकी काइनेटिक एनर्जी मान लो लगभग रहेगी 15 जूल, कम रहेगी काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि उसको वहां से उखाड़ने के लिए थोड़ी एनर्जी खर्च होगी। मीनिंग समझ गए? तो इस वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही है? भागने वाले की कम हो जा रही है, रुकावट आ जा रही है। और रुकावट क्यों आ रही है? ये टक्कर होने की वजह से। तो ये जो टक्कर होती है इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। अब हम रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन है द ऑपोजिशन to the flow of electrons, the opposition to the flow of electrons due to collisions। अब यहाँ डिटेल में नहीं लिख रहा कि किसके किसके कोलिजन्स होते हैं, वो नहीं लिखा, बस टक्कर होती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की टक्कर होती है, ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन की भी टक्कर होती है, ड्यू टू कोलिजन्स इज कॉल्ड। हाँ बोलो। हाँ, वेरी गुड, ऐसा भी बोल सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, ऐसा भी लिख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इजी लैंग्वेज में बता दूं, ये सही भी है और इजी भी है। अपोजिशन यानी अपोजिट होना, रुकावट होना। हाँ, चार्ज और इलेक्ट्रॉन एक ही है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव रहता है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव रहता है। तो चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, वायर में कौन सा चार्ज भागता है? इलेक्ट्रॉन भागता है, नेगेटिव चार्ज भागता है। चार्ज और इलेक्ट्रॉन एक ही चीज है। तो द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज भी लिख सकते हैं यहाँ, या इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं, ड्यू टू कोलिजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। डेफिनेशन समझे? Second definition, the tendency of a conductor to oppose the flow of charge is called
हाँ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वो भी एक डेफिनेशन बनती है। द टेंडेंसी ऑफ अ कंडक्टर, टेंडेंसी यानी हैबिट, नेचुरल हैबिट। हर कंडक्टर की, हर वायर की एक नेचुरल हैबिट होती है। समझाता हूँ अभी मैं। देखो, ये ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में आने वाली रुकावटें, क्यों रुकावटें? टक्कर होने के कारण। इन रुकावटों को कहा जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, रेजिस्टेंस कौन से वायर का ज्यादा रहेगा? मोटे वाले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, रुकावट ज्यादा आएंगी मोटे वाले वायर में, या बारीक वाले वायर में ज्यादा आएंगी? वेरी गुड, बारीक वाले वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा रहता। तो हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। कौन सी चीजें हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? कौन सी चीजों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? तो सबसे पहला है, अच्छा ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर यानी वायर को ही कंडक्टर बोलते क्योंकि गुड कंडक्टर रहता है। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्यों ऐसा? अच्छा बताओ, लंबे वायर में जब इलेक्ट्रॉन भागेगा तो ज्यादा टक्कर होगी, या छोटे वायर में भागेगा तो ज्यादा टक्कर होगी? दोनों वायर्स का थिकनेस सेम है। मान लो दोनों वायर्स का थिकनेस सेम है, दोनों वायर्स का थिकनेस सेम है, लेकिन एक लंबा वायर है, एक लेंथ में छोटा वायर है। तो कौन से वायर में ज्यादा टक्कर होगी? लंबे वायर। क्यों? इसमें टक्कर 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 यहाँ तक टक्कर होती रहेगी बहुत देर तक। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रुकावट ज्यादा होगी, टक्कर ज्यादा होगी। इसमें टक्कर 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 खत्म, ज्यादा रुकावट आई नहीं समझे? लंबे वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है या छोटे वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा? लंबे वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा रहता। रेजिस्टेंस यानी रुकावट। लंबे वायर में ज्यादा रुकावट आती या छोटे में? यहाँ से आपको जाना है सदर, तो उसमें ज्यादा ट्रैफिक रुकावट पैदा करेगा आपके लिए, या यहाँ से बूटी बोरी जाने में ज्यादा रुकावट आएगी? बूटी बोरी नहीं, हाईवे आ जाता है वहाँ पे। बर्डी, सदर जाने में ज्यादा रुकावटें आएंगी या बर्डी जाने में ज्यादा? पुलिया से वो फ्लाईओवर से नहीं जाते। बर्डी में जितना रोड लंबा हो जाएगा उतने ट्रैफिक, टक्कर, वो सब बढ़ेंगी। तो जितना लंबा वायर है उतनी टक्कर ज्यादा होती है, उतना रुकावट रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और छोटे वायर में रेजिस्टेंस कम होता है। पहली बात समझ गए? दूसरा होता है थिकनेस ऑफ वायर। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में वायर के मोटेपन को या बारीकपन को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मीनिंग समझो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। ये पेन का ये एरिया क्या है? फॉर्मूला क्या लगेगा? पाई आर स्क्वायर। ये सामने का एरिया दिख रहा है ऐसा, और ये बॉटल का एरिया। किसका एरिया यहाँ का ज्यादा है? बॉटल का या पेन का? बॉटल का। तो हम कहते हैं बॉटल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है और पेन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। तो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है यानी वो जाड़ा वायर है, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है मतलब वो पतला वायर है, बारीक वायर है। बात समझ गए? तो व्हाट इज द रिलेशन? अच्छा, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लेंथ, बट सी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन एरिया। ध्यान से समझो, छुट्टी का मत सोचो, है ना? बस मैंने पढ़ाना ही लेट स्टार्ट किया क्योंकि आपका मैथ्स क्लास चल रहा था। अब सुनो, बताओ ये मोटा वायर है, लेंथ दोनों की सेम है, और ये बारीक वायर है, दोनों वायर्स की लेंथ सेम है ना? लेंथ दोनों वायर्स की सेम है, और इलेक्ट्रॉन दोनों वायर में से भागना चाहते हैं। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है 1 वाले का या 2 वाले का? 1 वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा रहेगा, 1 में या 2 में? 2 में ज्यादा रहेगा। तो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, हायर, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो हम ऐसा कोड लैंग्वेज में उल्टा लिख देंगे, यहाँ ऐसा लिख देंगे। हाँ वेरी गुड, उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। और जिनको इनवर्सली नहीं समझता होगा ऐसा लिखना, रेजिस्टेंस ज्यादा
तो एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और अगर एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, उल्टा। ये भी कोड लैंग्वेज वाइस वर्सा। समझा था सगळ्यांना? बात समझ में आती है ना? हाँ, कुछ पूछना रहा तो पूछ लिया करो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का समझ गए? दो बातें और बोलूंगा फिर छुट्टी होगी। हाँ, नंबर 3 टेम्परेचर। वेरी गुड। टेम्परेचर पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब मुझे बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से मेटेलिक वायर का रेजिस्टेंस बढ़ता है या कम होता है? तो आंसर है बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से मेटेलिक वायर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है? अच्छा, आपको इधर आना है, समझो आपको इधर आना है, मैं एक जगह खड़ा हूँ तो आप आ सकते हैं, लेकिन आप इधर से आना चाहते हो, मैं जानबूझ के इधर आ रहा, इधर जा रहा, इधर ऐसा मैं आगे पीछे चल रहा हूँ, ऐसा तो टक्कर होने के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा। तो जब ये वायर गर्म हो जाता है, जब कोई वायर गर्म हो जाता है तो वायर में के जो एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ऐसे इधर उधर भागने लग जाते हैं। गर्मी से भगदड़ मचती है ना, होता है ना कहीं किसी देश में बहुत गर्मी होगी तो लोग इधर उधर भागते हैं, छाव ढूंढते हैं। तो गर्मी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सीधे भागने के बजाय इधर और उधर किधर भी भागते, और टक्कर क्या होती है, ज्यादा होती है। और टक्कर ज्यादा होती तो मतलब टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये समझ में आ गया? अब आखिरी पॉइंट है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मटेरियल, कौन से मटेरियल का वायर यूज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। मतलब कुछ वायर्स ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन भागते हैं तो एकदम मिनिमम टक्कर होती है, बहुत कम कोलिजन होता है, बहुत कम रेजिस्टेंस होता है। और ऐसा कौन सा वायर है जिस पर बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं? तो वो है सिल्वर। सिल्वर अगर वायर अपने घर में यूज किया जाए तो उसमें से स्मूथली इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है। जैसे ये एलईडी है, मैंने ऐसी बटन चालू किया और देखा तो 1 सेकंड के बाद एलईडी चालू हुआ, लेकिन अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक सिल्वर वायर लगाया, अभी कॉपर वायर है समझो, मैंने बटन चालू किया तो 1 सेकंड बाद ये एलईडी चालू हुआ। अगर मैं सिल्वर वायर लगा दूंगा और फिर चालू करूंगा तो नियरली आधे सेकंड में ये एलईडी चालू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट भागते हैं उसमें। पूछो क्यों? टक्कर ही नहीं होती। क्यों नहीं होती टक्कर? क्योंकि उसके एटम्स जो होते हैं ना, वो एटम्स के बीच बीच में ऐसी गैप ज्यादा रहती, तो गैप ज्यादा रहती तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आराम से भाग जाते गैप में से निकल के, ज्यादा टक्कर नहीं होती। सिल्वर के एटम्स में गैप ज्यादा रहती है। तो सबसे बढ़िया क्या है? सिल्वर। लेकिन हम घर में सिल्वर की वायरिंग नहीं कर सकते, एक तो महंगी पड़ जाएंगी और चोरी डकैती का भी डर है ना। फिर उसके बजाय हम कॉपर यूज करते हैं, कॉपर वायर यूज करते हैं। कॉपर का रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है, कॉपर में थोड़ी ज्यादा टक्कर होती है, लेकिन हमको वो चलता है क्योंकि कॉपर मेरे ख्याल से 350 रुपए किलो है, और सिल्वर तो मेरे ख्याल से कितने लाख रुपए किलो होगा शायद, है ना। यहाँ समझे ये वाली बात? और ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक प्रेस, इस्त्री, इलेक्ट्रिक प्रेस जो थी ना, या हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर, इन सब चीजों में जो मटेरियल यूज किया जाता है वायर का, वो मटेरियल होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम वायर यूज करते हैं हेयर ड्रायर में, इलेक्ट्रिक आयरन में, इलेक्ट्रिक प्रेस में, हेयर ड्रायर में, हेयर स्ट्रेटनर में, टोस्टर में, हीटर में, गीजर में, जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हीट बनाना है उसमें नाइक्रोम वायर यूज करते हैं। कैसे बना होता है? तो निकल नाम का एक मेटल होता है और क्रोमियम नाम का एक मेटल होता है। दो बातें बोला था लेकिन ज्यादा बातें बोल दे रहा हूं, मैं बहुत झूठा इंसान है ना। तो निकल एंड क्रोमियम, बस समझो अब हो जाएगी छुट्टी। निकल एंड क्रोमियम। अब निकल एंड क्रोमियम दो मेटल होने की वजह से क्या होता, इसके एटम्स जो है ना बहुत नजदीक नजदीक रहते, दो होते ना निकल एंड क्रोमियम, दोनों मेटल्स को पिघलाते, निकल मेटल और क्रोमियम मेटल दोनों को मेल्ट करते, पिघला देते, दोनों को मिला के जूस बना देते, दोनों को एक दूसरे में मिला के शरबत बना लेते, निकल, लिक्विड निकल एंड लिक्विड क्रोमियम, और दोनों को फिर सांचे में डाल के वायर बना लेते। और जो वायर बनता उसमें जो एटम्स रहते
तो यहाँ निकल का एटम, क्रोमियम का एटम, 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 निकल का एटम, क्रोमियम का एटम। तो नजदीक नजदीक निकल क्रोमियम एटम्स होने से इलेक्ट्रॉन्स को भागने के लिए बहुत कम जगह मिलती, इलेक्ट्रॉन्स को भागने के लिए बहुत कम जगह मिलती। तो बहुत कम जगह मिलती तो इलेक्ट्रॉन जब भाग रहा था तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 20 जूल। टक्कर हुई तो बाद में कितनी थी? 15 जूल। 5 जूल गायब हुई। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता था 9th में? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती तो इसके बदले उतनी हीट एनर्जी बन जाती। क्या काइनेटिक एनर्जी से हीट एनर्जी बन सकती है? हाँ, ये देखो मेरे दो हाथ, अब ये मेरे हाथ में क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, मोशन हो रहा ना, जो चीज में मोशन है उसको काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी से मेरे हाथ गर्म हो गए, हीट एनर्जी बन गई। तो उसी तरह काइनेटिक एनर्जी से वायर में क्या बन जाती? हीट एनर्जी। ऐसा किसने पता किया था? जूल ने, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। बात समझ रहे हो? जूल ने पता किया था कि काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी इन द वायर, और इसी से इलेक्ट्रिक प्रेस गर्म होती है। आपका हेयर ड्रायर, टोस्टर, हेयर स्ट्रेटनर और जो जो चीजें वो सब गर्म होती है। अंडरस्टूड? अब यहाँ रुक जाएंगे। हाँ, पूछ लो। नहीं, कॉपर के बहुत पास नहीं रहते, सिल्वर के दूर रहते, कॉपर के थोड़े पास रहते, और नाइक्रोम के बहुत पास रहते। ये रेजिस्टेंस से पता चल जाता है, इतना रुकावट हो रही है, इतना गर्म आ रहा है वायर, इसका मतलब पास होंगे एटम, तभी तो वायर गर्म आ रहा है ना? और ये क्वेश्चन पूछा है सीबीएसई एनसीईआरटी में कि इलेक्ट्रिक प्रेस का जो कनेक्शन वाला वायर है तो वो गर्म नहीं होता, लेकिन प्रेस के अंदर जो कॉइल रहता वो गर्म होता। ऐसा क्यों? तो कॉइल का वायर नाइक्रोम का रहता है, प्लग वाला जो वायर रहता है वो कॉपर का रहता है। बंद कर दो।